नमस्कार दोस्तों, मैं सुखी सीए सुखविंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस कोच। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों है टीम बिल्डिंग। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बहुत बड़ा उपक्रम हो या कोई छोटी दुकान, उसका मेन जो पार्ट होता है, मेन एलिमेंट होता है बिजनेस को चलाने का, वो होता है टीम। यदि आपकी टीम स्ट्रांग है, यदि आपकी टीम पूरी टैलेंटेड है और आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड वो पूरी कोरिलेट करती है, उससे रिलेट करती है, उसके स्किल, उसके जो भी डेवलपमेंट होता है या उसमें जो भी टैलेंट है, आपके बिजनेस से यदि वो मैच करता है, उसका एक्सपीरियंस, उसका बोलने का बिहेवियर, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका टैलेंट, जो भी चीज़ आपको चाहिए बिजनेस के लिए, तो टीम बिल्डिंग का दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस में महत्व होता है। आज की जो टॉपिक है टीम बिल्डिंग है और उसमें एक मैं छोटा निश लाया हूं दोस्तों। आपको एक सेकेंड। दोस्तों, टीम बिल्डिंग आज का जो फर्स्ट टीम बिल्डिंग का यूनिट 1 है, ये टीम बिल्डिंग पे लगभग हमारी 12 वीडियो आएगी। ये यूनिट 1 है और आज बिल्कुल बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। बट इंट्रोडक्शन में हमने जो कवर किया है वो ये किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएसएमई बिजनेस में, दुकान में क्या स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है? क्या स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों को भर्ती करना चाहिए? क्या स्मार्ट और टैलेंटेड लोग यदि ओनर से भी ज्यादा टैलेंटेड हों, ओनर से भी ज्यादा स्किल्ड रखते हों, नॉलेज रखते हों, क्या उनको रिक्रूट करना चाहिए? दोस्तों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। होता क्या है दोस्तों, एज ए बिजनेस कोच मेरा जो 25 साल का टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस का और टोटल मेरी सीए प्रैक्टिस का, मैंने बहुत बिजनेस ओनर्स को देखा, बहुत बिजनेस ओनर्स के काम को बारीकी से देखा। मोस्टली बिजनेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है टीम की। बिजनेसमैन कहता है सर टीम रुकती नहीं है, सर टीम आती है चली जाती है, सर टीम वो गई बड़ा नुकसान करके गई, सर टीम चाहती है कि मैं मालिक बन जाऊं यहां पे, सर टीम की एक्सपेक्टेशन ही बड़ी भयानक भयानक होती है, सर मुझे रिक्रूट करना नहीं आता, ट्रेनिंग करनी है। मतलब टीम से रिलेटेड, टीम बिल्डिंग जो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, उससे रिलेटेड हर बिजनेसमैन की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, इशू रहता है। कोई कहता है कि मेरे पास ज्यादा लंबा नहीं एम्प्लॉय टिक पाता, कोई कहता है कि वो अंदर 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 कुछ काम गड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों, टीम बिल्डिंग है, टीम मैनेजमेंट सीखना एक बहुत बड़ी कला है। आज हम सिर्फ एक यूनिट 1 में और एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बहुत मजा दोस्तों आने वाला है आपको, क्योंकि मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो टीम आप हायर कर रहे हो बिजनेस ओनर से, बिजनेस जो कंपनी का मालिक है उससे भी यदि इंटेलिजेंट हो तो उसको रोकना कैसे है, वो आ जाए तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। होता क्या है, जो ओनर से ज्यादा यदि टैलेंटेड बंदा आ गया और अपना उसके स्किल डेवलपमेंट दिखाना शुरू कर दिया बैठ के, तो कई तरह की बिजनेस में इश्यू हो जाते हैं। कुछ ईगो को लेकर होते हैं, कुछ एटीट्यूड को लेकर होते हैं, कुछ जो एम्प्लाई आया है उसके फ्यूचर को लेकर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे और वीडियो बहुत अच्छी है, लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको पता है बड़े बिल्कुल 1 to 1 की तरह बताता हूँ, कोई मैं बड़े इंस्टीट्यूट की क्लास की तरह नहीं समझाता, कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं खुद हूँ। मैं वो नहीं कि कोट टाई पैंट पहन के आपको आ गया और पूरा लेक्चर दिया भाग गया। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, 1 to 1 बात करता हूँ जो आपको मुझे समझ आ सके बिल्कुल। एक तो हमारा सबसे बड़ा निश है, मैं हिंदी में बात करता हूँ। इंग्लिश मेरी बड़ी अच्छी है, मैं इंग्लिश में मेरी है वीडियो आप देख लेंगे, बट मैं इन वीडियोज में हिंदी में बात करता हूं ताकि बिजनेस भाइयों को ना हिंदी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है। बिजनेस भाइयों को, क्योंकि डेली रूटीन में उनके आ चुका होती है वो चीज।
तो और मेरी तो पर्सनली है, हिंदी में जो चीज़ मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं कर पाता। इंग्लिश होती आसान है, जबकि हिंदी से, मैं वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ। बट हिंदी में जो चीज़ आप एक्सप्रेस कर देते हो ना, यू कांट एक्सप्रेस इन इंग्लिश, ये होती है दोस्तों। तो आज दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट पे करता हूँ। आज वीडियो बहुत अच्छी है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और वीडियो पहली बार मेरी देख रहे हो, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस जरूर कर देना, ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत नॉलेज वाली, लर्निंग वाली 108 वीडियो बना रहा हूँ आज। 15 वीडियो है। तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, बहुत स्पीड से हम 1 घंटे की लगभग वीडियो होगी, बहुत आपको सीखने को मिलेगा आज दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग सब इसमें यूनिट मैंने लिया है दोस्तों। सबसे पहले, सबसे बड़ी दुविधा बिजनेसमैन की, कंपनी ओनर की, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं और एक इसमें मैं आपसे अपोलोजाइज शुरू में ही बोल देता हूं। कुछ वर्ड हो सकते हैं बिजनेसमैन को, जो ओनर हैं कंपनी के, या जो पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, थोड़े से अटपटे से लगे। मैं हाथ जोड़ के पहले ही उनसे माफी मांग लेता हूं, बट मैं एज ए बिजनेस कोच हूं, कुछ वर्ड्स का मुझे यूज करना पड़ता है। तो आप प्लीज इस लर्निंग को ना लर्निंग के उद्देश्य से लीजिए, पॉजिटिव लेना। पॉजिटिव लेंगे, ओपन माइंड से लेंगे, ग्रोथ माइंड से लेंगे, और आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है? नैरो माइंडेड ओनर्स के लिमिटिंग फैक्टर्स। अब क्या है, टीम में हमने स्मार्ट, टैलेंटेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड ऐसे यदि एम्प्लाई चाहिए दोस्तों, तो कुछ ऑनर्स के एक लिमिटिंग फैक्टर्स बने हुए हैं। वो बाहर के एनवायरनमेंट से भी बन जाते हैं, अपने इंडस्ट्री एवरेज का कोई एक्सपीरियंस हुआ, कोई जैसे होता है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कोई ऐसा बैड और बिटर एक्सपीरियंस कोई उनकी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, जिससे उनके लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर हैं, पहले हम वो बिल्कुल स्मॉल 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड टीम रखने के फायदे क्या क्या हैं दोस्तों। बहुत डिटेल्ड मैं वीडियो लेके आया हूं, आप बने रहना दोस्तों। पहले हम लिमिटिंग फैक्टर पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला, ईगो इशू और अनसिक्योरिटी। दोस्तों, ईगो इशू और इनसिक्योरिटी ओनर्स में ये आ जाती है कि मैंने अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा रख दिया, तो वो मुझे ही सामने बैठ के पढ़ाने लग जाता है जी। वो मेरी सुनता ही नहीं है, अपनी नॉलेज बखेरने लग जाता है। मैं उसे बहुत बार कहता हूं कि यार जो मैं बता रहा हूं वो कर, अपना दिमाग मत लगा। तो ये चीज दोस्तों क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। एक्चुअल में इंडस्ट्री में, बिजनेस में दोस्तों, एक मूल मंत्र होता है। यदि आप अपने नवरत्न इकट्ठे कर लोगे ना, तो आपका बिजनेस दोस्तों 2x 5x 10x कब जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ ये है कि आपके पास क्वालिटी के नवरत्न होने चाहिए। यानी कि नवरत्न का मतलब है टैलेंटेड एम्प्लाई आपके पास होने चाहिए, स्किल्ड हूं, टैलेंटेड हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं, उनमें कूट कूट के अपनी इंडस्ट्री का, अपनी जॉब से रिलेटेड नॉलेज हो, मार्केट की पूरी नॉलेज हो, अपने उसका जो भी फील्ड है, जिस फील्ड से वो आ रहा है, जिस फील्ड में काम कर रहा है, उससे भर भर के नॉलेज होगी। तो दोस्तों वो आपकी कंपनी को बहुत कमा के देगा। नंबर 2 लिमिटिंग फैक्टर होता है दोस्तों, कंट्रोल लूज करने का डर। ये बहुत बड़ी फैक्ट, ये मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के पास ये बहुत चीज देखी है। ऑनर हर चीज को ना पकड़ के बैठा होता है, हर चीज को परचेज करनी है तो मुझसे पूछ के करना, कहीं पे वो सेल करनी है और माल जाना है, ट्रक लोड हो रहा है, ट्रक लोड होने से पहले, चलने से पहले मुझे फोन करना। हर चीज का उन्होंने कंट्रोल ले रखा है। और सबसे बड़ी बात, जब सप्लायर से हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारे परचेज है,
परचेज से बात, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनसे बात करते हुए ऑनर बड़ा घबराता है कहीं इसकी पर्सनल कुछ सेटिंग ना हो जाए। और जो हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर को तो वो ज़्यादा टच में रहने ही नहीं देते। होता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, आपके कंट्रोल होने चाहिए, ऐसे ऑटोमेट सिस्टम पे लगाओ उसको। बट आप जब तक उन्हें कंट्रोल दोगे नहीं ना, तो वो बिजनेस में अपनी काउंटेबिलिटी नहीं दिखा पाएगा दोस्तों। इसकी आगे डिस्कस करेंगे, अभी लिमिटिंग फैक्टर पे कंसंट्रेट करते हैं, कंट्रोल लूज करने का डर। फिर आता है कोस्ट कॉन्शियसनेस। ज्यादा स्किल्ड बंदा रखने से कंपनी के मालिक को लगता है कि कहीं यार ज्यादा सैलरी, यार मैं यार कम, अभी पूरी उतनी इनकम तो हो नहीं रही, मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का एम्प्लाई कैसे रख लूं। जबकि जिस उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम मिनिमम 1 लाख वाले बंदे की है। बट हम क्या करते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ, हमें चाहिए 25,000 वाला, वो भी फाइनेंस मैनेजर, 25,000 वाला परचेज मैनेजर, 30,000 वाला प्रोडक्शन मैनेजर। दोस्तों सस्ता सुंदर टिकाऊ लोगे ना, तो दोस्तों फिर तो वो वही काम करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों फीडबैक एक्सेप्ट करने की अनविलिंगनेस। अब फीडबैक एक्सेप्ट क्या है, आपके यदि स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, तो वो आपको बीच बीच में आकर अपने आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोसेस के बारे में, आपके प्रोडक्शन के बारे में सब चीज वो फीडबैक देते हैं कि सर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मालिक क्या कहता है उसके, तो जैसे होता है ना, पूंछ पे पैर रख दिया एकदम, पूंछ पे पैर रख दिया। ओहो, ओए तुझे मैंने बोला है ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, दिमाग के ढक्कन बंद रख, जो मैं कहता हूँ वैसे काम करो, सब ठीक चल रहा है। हम क्या इतने सालों से बेवकूफ बैठे हुए हैं जो 30 साल से इतनी बड़ी फैक्ट्री कर दी है। ये रहती है, इसमें गलत कुछ नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा गलत है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये पॉइंट नंबर 8 पे आऊंगा फिर बताऊंगा, इसके आगे चलते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट का कल्चर, ये तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मजा आने वाला आपको इसको सुन के। मालिक आता है 10 बजे दुकान पे, 10 बजे क्यों जा रहे हो जी, आराम से 11 बजे जाना। घर वाले, अरे मैं नहीं जाऊंगा तो सारा वहां काम ही खराब हो जाना ऑफिस। अरे मैं नहीं जाऊंगा, वो चेक पे साइन करने हैं, अरे उसने वहां से वो मीटिंग करने जाना है, अरे वो प्रोडक्शन को बताना है मैंने कितना उसमें माल डालना है, एसी खराब हुआ पड़ा मैंने एसी ठीक करवाना है, वो चाय वाले ने अपना बिल लेके आना है वो फाइनल करना है। मतलब पूरा दिन वो क्या है, रामू काका बने हुए, पूरा दिन वो बिल्कुल ये लगा लो कि वॉचमैन वाली जॉब कर रहे हैं। वो ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन क्या, पूरे कैमरे लगे हुए हैं, यूं यूं करके ऑफिस बैठ के वो यूं 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 यूं। माइक्रो मैनेजमेंट का कल्चर है दोस्तों। जब तक ओनर और डायरेक्टर माइक्रो कामों से, यानी कि छोटे 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 कामों से बाहर नहीं आएगा, तो दोस्तों अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर पाएगा। उसके बाद आता है ट्रस्ट का अभाव। ये तो दोस्तों, यदि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, टैलेंटेड बंदे चाहिए, तो ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें कोई भी, ट्रस्ट दिखाने के कई उसकी टेक्निक होती हैं, हमारे जो कोचिंग क्लासेस होती हैं हम उसमें बताते हैं कैसे उनका एग्रीमेंट बनाते हैं, कैसे उनके साथ बॉन्ड करते हैं, कैसे उनको के आरे देते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिटर्न में दोस्तों जब होता है ना, जो डेटा ड्रिवन काम होते हैं उसमें कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं रहती, और ऑटोमेशन पे काम होना चाहिए, सिस्टम सिस्टम। उसके बाद आता है दोस्तों इनोवेशन को रिस्क समझना। ये बड़ी दिक्कत है, जो पुराने बिजनेस ओनर चल रहे हैं, पुराने बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। वो क्या है, नया टैलेंटेड पर्सन आया, स्किल्ड पर्सन आया, आपने हायर किया हुआ है, वो अपना एक आइडिया दे रहा है, अपना एक इनोवेशन दे रहा है कि सर ये वाला काम करो बहुत फायदा होगा। वो अपने आप को टैलेंट शो करना चाह रहा है, अपना अपना परफॉर्म करना चाह रहा है कि मुझे थोड़ी सी सर छूट दे दो, मैं आपके बिजनेस को रॉकेट बना दूंगा, सक्सेस कर दूंगा, ग्रो कर दूंगा, ये काम कर लो। बट उसके आइडिया को रिस्क समझते, अरे ये पास होगा या नहीं होगा, फेल हो जाएगा, हमारा तो जो धंधा चल रहा है वो बढ़िया ही चल रहा है, क्या करना है।
तो इनोवेशन को रिस्क समझने लग जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों टैलेंटेड लोगों के डिपार्चर का डर। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बिजनेसमैन को। ये सबसे बड़ा डर रहता है कि अरे मैंने उसे सिखा दिया, सारी पावर दे दी, उसके हाथ में काम आ गया और वो छोड़ के चला गया। दोस्तों यदि आपके ऑफिस का कल्चर उसे नहीं पसंद आएगा तो छोड़ के तो वो वैसे भी जाएगा। यदि आप उसे पूरा सिखाने के लिए लाए ही नहीं हो, उसे कुछ देने के लिए लाए ही नहीं हो, तो उसका रिक्रूटमेंट क्यों किया हुआ है? आपने रिक्रूटमेंट तो किया कि वो इसके लायक है, उसका रिज्यूमे प्रोफाइल देख के ठोक के लाए और इवन कंपटीटर से उठा लिया, पर्सन को महंगे रेट पे उठा लिया। अब उसे काम तो देना पड़ेगा ना दोस्तों, छोड़ के चला जाएगा। ये तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होगा और जो कंपनी का कल्चर होगा आपका, यदि कंपनी का कल्चर सेफ्टी दे रहे हो, उसे करियर दे रहे हो, उसे सब कुछ वहां मिल रहा है, क्यों जाएगा? ये सब हम टीम बिल्डिंग के जो टीम मैनेजमेंट का कोर्स है हमें बताते हैं दोस्तों, और एक एक चीज को प्रैक्टिकली पकड़ पकड़ के बताते हैं कि एम्प्लाई हमेशा आपका होके कैसे रहेगा, एम्प्लाई आपका पार्टनर बन के काम कैसे करेगा, एम्प्लाई को अपनी ओनरशिप कैसे दिखेगी कि हाँ मैं मालिक हूं इस कंपनी का, मैं जिम्मेदार हूं। वो बिल्कुल ऐसे कटप्पा की तरह आगे होके काम करेगा। अब दोस्तों 9 लिमिटिंग फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग में मोनोपोली रखना। ये पॉइंट तो बड़ा खतरनाक है दोस्तों। 9 पॉइंट इसी में ही सब। मैंने कई बिजनेस ओनर्स को देखा है, उसके एम्प्लॉय कुछ भी बोलने लगते ना, उसे कहते हैं दिमाग मत चला, जो मैं कह रहा हूं वही कर, दिमाग का ढक्कन बंद रख ले, बिल्कुल सारे काम गलत करता है तो कोई तो सजेशन तो, मतलब एम्प्लाई को डिसीजन मेकिंग में जब तक इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ोगे, यदि वो सेल में है, यदि वो मार्केटिंग में है, यदि वो फाइनेंस में है, तो उसके डिसीजन भाई लोगों उसको लेने दो इंडिपेंडेंट। उसमें मोनोपोली अपनी मत रखो कि हर चीज में अपनी ही टांग घुसानी है। अपनी टांग मत घुसाओ, अपनी कुर्सी हर डिपार्टमेंट में मत लगाओ। जिसकी कुर्सी जिस डिपार्टमेंट की, उस कुर्सी पे उसे बैठ के उसको उसका काम करने दो। डिसीजन मेकिंग दो, आपके ऑफिस को अच्छा काम करके देगा। विश्वास तो दिखाओ उस पर। नंबर 10 होता है पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर करना। दोस्तों कोई भी यदि एम्प्लाई आपके ऑफिस में आया है, कोई भी एम्प्लाई काम कर रहा है पूरे यूनिवर्स में, यदि एम्प्लाई जहां भी काम कर रहा है ना, वो दोस्तों पैसे के लिए तो आया है, उसकी रिक्वायरमेंट है, बट वो आया है अपने लाइफ का करियर बनाने, अपनी सेफ्टी देखने, अपनी सहूलियत देखने। यदि आप उसे उसकी लाइफ का करियर नहीं दोगे, लेट सपोज करो जब वो आपके यहाँ आया एक छोटी जॉब में साइकिल पे था आज से 20 साल पहले, और आज 20 साल बाद उसके पास मोटरसाइकिल आई है, तो दोस्तों ग्रोथ नहीं करी उसने। हमने 20 साल में 100 करोड़ के बंगले ले लिए, उसको साइकिल से हम मोटरसाइकिल पे लाए, तो ये उसकी ग्रोथ नहीं है, वो छोड़ के भागेगा, वो काम मन से नहीं करेगा। पर्सनल ग्रोथ दो उसको, उसको कैरियर के, उसको दिखाओ तेरी ग्रोथ क्या होने वाली है यदि तुम्हारे पास 5 साल 7 साल 10 साल रुकता है। तो दोस्तों ये लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग फैक्टर ये है कि स्मार्ट और टैलेंटेड बंदे रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो ये तो है लिमिटिंग फैक्टर जो कहते हैं जी ना ना सर ना, सक्सेसफुल बंदा रख लेंगे। एक अब मैं बताता हूं आपको, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको ये जरूरी है कि आपकी टीम में ऐसे नवरत्न हो। नवरत्न वर्ड लिख लो दोस्तों, इसको नवरत्न छाप दो। हर कंपनी में 3 4 5 या हर डिपार्टमेंट में एक नवरत्न आपका होना चाहिए। नवरत्न का मतलब है ऑल क्वालिटीज होनी चाहिए जो उस डिपार्टमेंट को वो अपने कंधों पे उठा के अपने आप चलाए। वो लोग जो ना सिर्फ स्मार्ट हों, बल्कि आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड और नॉलेज, ये आ गया फैक्टर, बहुत बढ़िया वर्ड है ये। आपसे भी ज्यादा जब बोलते हैं ना, बिजनेस ओनर की, बिजनेस डायरेक्टर की, कंपनी के मालिक की, मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं भी बिजनेस में ओनर रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं कई कंपनियों में मैं। दोस्तों जब आप किसी एम्प्लाई को बोलते हो ना कि वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, और यदि आप एम्प्लाई टैलेंटेड रखने लगते हो,
तो यहाँ दिक्कत आती है, यही चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लाई आपसे ज्यादा टैलेंटेड और नॉलेजेबल क्यों होना चाहिए। इस वीडियो का यही सार है कि आपके यहाँ जो एम्प्लाई हैं वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए, आपसे ज्यादा टैलेंटेड होने चाहिए। उसके फायदे क्या हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट टीम ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के रास्ते पर लेके जाती है, बल्कि लीडरशिप को भी इंस्पायर और इम्प्रूव करती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को रिक्रूट करें जो आपको चैलेंज करें, जो आपको चैलेंज करें दोस्तों। जो एम्प्लाई टैलेंटेड आपने हायर किया है और काम करके आप कोई चैलेंज ना कर पाए, तो समझो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है या आप उससे निकलवा नहीं पा रहे, और उसके विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करें। दोस्तों, आपके विजन को यदि रियलिटी में कोई एम्प्लाई बदल रहा है, आपकी कंपनी का जो विजन है, आपका जो विजन है, उसको वो रियलिटी में बदल दे, समझ लो वो सबसे बढ़िया नवरत्न है आपका। यानी कि नंबर वन, वो आपको चैलेंज करे, आपको ये कि सर आप जो काम कर रहे हो ना, मैं कहता हूं इसमें थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लो। आपने ये जरूर ध्यान देना है कि वो क्रिटिसाइज वाली कैटेगरी का नहीं हो। मोस्टली एम्प्लॉय जो ग्रोथ के लिए आते हैं दोस्तों, वो ग्रोथ माइंडेड होते हैं, वो इम्प्रूवमेंट इनोवेशन करते रहते हैं। हमें भी तो वही चाहिए था, कुछ नया बताया यार हमारे में। तो वो यदि बता रहा है तो चैलेंज उसे नहीं समझना है, एक्सेप्ट करना है उसको। अब बात आती है दोस्तों, शुरू करते हैं, टीम में ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों की जरूरत क्यों है। यार मैं ऑनर हूं, मैं नहीं चाहता यार मुझसे कोई ज्यादा टैलेंटेड है। बस वही आज दिमाग के ढक्कन पूरे खोल देने हैं कि जो एम्प्लाई है वो हमसे ज्यादा दिमाग का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर वन दोस्तों, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है, सबसे मेजर पॉइंट है दोस्तों। यदि आपकी कंपनी में स्किल्ड एम्प्लाई हैं, टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो समझ लो आपके कंपनी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति अलग अलग स्किल्स और नॉलेज का होता है ना दोस्तों, तो नए आइडिया जनरेट होते हैं। ये नए आइडिया ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस का बेस बनाते हैं। लेट्स सपोज करो दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका शेफ के दिमाग में आया कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए। अब शेफ के दिमाग में आते ही, अब उसको क्या है, आपकी टीम में यदि न्यूट्रिशियंट है, यदि आपकी टीम में इसी से रिलेटेड कोई और भी बंदा है जो आपकी इसमें टेक्निकली मदद कर सकता है, वो तीन बंदे मिलके इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत काम आता है। यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उसको कॉस्ट एफिशिएंसी देख लेगा कितनी आ रही है क्या है, तो ये जब तीनों मिलके इनोवेशन करते हैं ना दोस्तों, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। टीम में सबकी स्किल नॉलेज यूज होनी चाहिए, और टीम का जो भी मेंबर आपको इनोवेशन आइडिया दे रहा है दोस्तों, उसको वेलकम करना है। इनका फायदा क्या है, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। लेट्स सपोज करो आपकी टीम में सारे डिपार्टमेंट हैं, एचआर है, उसके बाद मार्केटिंग है, सेल है, फाइनेंस है, सारे हैं, और उसमें हर बंदा अपना अपना कुछ ना कुछ आइडिया दे रहा है। कोई चीज कर रहे हो, मार्केटिंग वाला दे रहा है कि मार्केट में कस्टमर को जरूरत क्या है, आपका फाइनेंस वाला दे रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सारे जेने कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, बहुत अच्छा बनेगा। ये एक आइडिया ना इंटेलिजेंट टीम का बहुत बड़ा होता है कि वो इनोवेशन बड़ा करते हैं, वो आइडिया पे काम करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को एनकरेज करना दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि आपने उनको बोलना है यार, जो ऑफिस में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कुछ अलग करके दिखाओ। आपने उनको ना छूट देनी है थोड़ी, आपने उनको खोलना है, आपने उनको बताना है कि कुछ अलग करके तो दिखाओ यार। तो वो टीम को जब आप छूट देते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करो, नहीं तो मोस्टली कंपनीज में यही कहा जाता है, जो मैंने कहा है वही काम करो, दिमाग मत लगाओ अपना। ओ भाई, दिमाग लगाने दो उसे, कुछ तो नया क्रिएट करके देगा, पुराने से तो कंपनी जो चल रही है वो तो चल ही रही है।
तीसरा आता है इनोवेशन का फायदा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का कल्चर। यदि आपके ऑफिस में इनोवेशन और आइडिया पे काम होता है तो हर एम्प्लाई के मन में ना एक ईगर वो रहती है, एक डिजायर रहती है कि मैं अपने परफॉर्मेंस दिखाऊं, मैं अपने आप को आगे करके दिखाऊं, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाऊं। वो कुछ ना इम्प्रूवमेंट का आपको आइडिया देता रहेगा, उस आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जैसे दोस्तों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाऊं जो दूर भी जाए और बैटरी भी उसकी बड़ी लंबी चले। अब इसको क्या है, आपके एम्प्लाई के हर डिपार्टमेंट ने इसको चैलेंज ले लिया। उनको ना प्रॉब्लम का चैलेंज लेने दो दोस्तों, सॉल्यूशन उनको बोलो निकाल के बताओ, मुझे नहीं पता कैसे होगा क्या नहीं होगा, आप पूरी टीम हो, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे मिलो, मुझे ये चीज चाहिए। जैसे दोस्तों फोर्ड था, फोर्ड वाले ने जब पहली कंपनी बनाई, पहली कार बनाई, सबने मना कर दिया कार नहीं बन सकती सर ऐसे। वो कहता है नहीं बन सकती, ये ठीक है, मुझे ये बताओ कैसे बनेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो फोर्ड ने कितनी बार ये इनोवेशन की, कंपनी बना के छोड़ी। टेस्ला का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, उसने ये नहीं कि उसने ये सबको कहा कि ये कैसे बनेगा ना, मुझे चाहिए ये वाली। तो वो प्रॉब्लम का ना जब एम्प्लाई को अकाउंटेबिलिटी देते हो, उनको खुली छूट देते हो इनोवेशन करने की कि करके दे यार, मुझे कैसे होगा ढूंढ के ला, मुझे ये चाहिए। तो दोस्तों चैलेंजिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है। उसके बाद आता है दोस्तों मार्केट कंपटीशन में। यदि आप इनोवेशन करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, तो इससे आपकी मार्केट में एक अलग एज बनती है, एक अलग तरह से जगह बनती है दोस्तों। इनोवेशन और क्रिएटिविटी तब फ्लरिश करती है जब टीम में हर व्यक्ति, हर जो एम्प्लाई है आपका, अपने यूनिक टैलेंट और नॉलेज से कंट्रीब्यूट करता है। अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन ही वो ताकत है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ग्रोथ, नई हाइट पे दोस्तों लेके जाती। इसलिए हमेशा ऐसी टीम बिल्डिंग करें जो डाइवर्स और टैलेंटेड हो, जो अलग तरह से कुछ करना जानती हो, ताकि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हर चुनौती को एक अवसर में बदल सके दोस्तों। यदि आपने टीम पे ट्रस्ट किया और उसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनोवेशन करने को बोला और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बोला, वो करके देगा। बट हमें दोस्तों उसको देखना है, उसको वॉच करने की हो क्या रहा है। अब नंबर 2 आता है दोस्तों, हम क्यों टैलेंटेड टीम हायर करें। डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है यदि आपकी टीम में इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाती है दोस्तों। कोई भी कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, उसमें डिसीजन लेना है तो आपने अपनी टीम को डिसीजन लेने के लिए बोला हुआ है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपने इस पार्ट में इस पे आप डिसीजन लो, हमें बताओ इसका क्या करना चाहिए। और दोस्तों जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग आपकी टीम है, वो हमेशा डेटा ड्रिवन और लॉजिकल अप्रोच लगाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है क्योंकि वो टैलेंटेड है, क्योंकि वो स्किल्ड है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास फैक्ट भी है, डेटा भी है, फिगर भी है, उनको वो एनालिसिस करते हैं, बहुत गहन जांच करते हैं, क्योंकि उनके पीछे स्किल्ड एम्प्लॉय का आपने ठप्पा लगा दिया है। क्योंकि आपने ठप्पा लगा दिया है कि ये बंदा काम करके ही देगा। वो अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो जो फिगर देगा ना दोस्तों, उसमें गलती होने की संभावना बड़ी कम होती है, क्योंकि आपने पूरा ट्रस्ट कर रहे हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने दी हुई है। सेकंड है दोस्तों फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आपकी टीम आपके पास होती है तो आप उनको बिठा के अलग अलग बंदों को सबसे पूछते हो, हाँ जी तेरा व्यू क्या है, हाँ जी तेरा व्यू क्या है, तू क्या डिसीजन लेगा, तू क्या। तो आपको सारा वो जो मथने की चीज है ना, आप अपने दिमाग में पूरा चलाए जा रहे हो, क्या होगा इसका क्या होगा। आपके पास एक अलग हाथ खड़े हो गए, उससे आप डिसीजन लेने में बड़ी फास्ट प्रोसेस कर सकते हो। और दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है।
रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब है दोस्तों, आपकी कंपनी चल रही है, कोई बाई द वे रिस्क आने वाला है, तो वो जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो पहले ही मार्केट की नब्ज को भांप जाते हैं, वो पहले ही उस रिस्क को भांप जाते हैं, उस पे वो काम करना पहले ही शुरू कर देते हैं, तो वो डिसीजन उस हिसाब से ले पाते हैं। तो आपकी टैलेंटेड टीम रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है दोस्तों। और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के एडवांटेज क्या है, ये जो डिसीजन मेकिंग का हम पढ़ रहे हैं, जब इकट्ठे मिलके एक डिसीजन लेते हैं, टैलेंटेड लोग जब मिलके डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन कलेक्टिव नॉलेज और डाइवर्स पर्सपेक्टिव पर बेस होता है दोस्तों। यानी कि उनकी नॉलेज और मेन चीज है डाइवर्स पर्सपेक्टिव, हर बंदा अपना अलग तरह से सोचता है, हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस है, हर बंदे का अलग स्किल नॉलेज है। वो जब इकट्ठे मिलके एक डिसीजन लेते हैं, कंबाइंड कलेक्टिव डिसीजन, वो डिसीजन एक्यूरेट भी होता है और इम्पैक्टफुल भी होता है। और इम्पैक्टफुल लिया हुआ डिसीजन दोस्तों आपके बिजनेस को बहुत बुलंदियों पे लेके जाता है, बहुत ग्रोथ करता है। नंबर 5 है डिपेंडेंसी कम होती है, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। आपकी टीम टैलेंटेड है, तो आप जो माइक्रो मैनेजमेंट में उलझे हुए हो और छोटे छोटे कामों में उलझे हुए हो और सबको आपने अकाउंटेबिलिटी दे दी है, भाई ये तेरा काम है, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो एक सीएम में डेटा दे देना, जो करना है करना, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपने अपनी डिपेंडेंसी हटा दी, उसके सिर पे डाल दिया, यानी कि अब वो उसको काम करना है। नंबर 6 था ऑर्गेनाइजेशन को सही डायरेक्शन में थी। नेचुरली है दोस्तों, आपका डिसीजन मेकिंग यदि स्किल्ड लोगों के पास है, टैलेंटेड लोगों के पास है, आपको ज्यादा सिर खपाई नहीं करनी, आप सिर्फ उन पर ट्रस्ट करते हो, काम करवाते हो, डायरेक्शन सही मिलती है, आप आगे बढ़ते हो दोस्तों। हमेशा एक ऐसी टीम बिल्ड करें जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर हो दोस्तों। ये है मजे की बात। आपने यदि टैलेंटेड टीम रख ली दोस्तों, स्किल्ड टीम रख ली, अपने से ज्यादा टैलेंटेड, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेगी। अब आता है दोस्तों हमने क्यों रखनी है का तीसरा पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ओनरशिप बढ़ती है दोस्तों, ये सबसे मेन पॉइंट है। यदि आपने स्किल्ड पर्सन रखे हैं, टैलेंटेड पर्सन रखे हैं, आप उनको उनके काम की जो KRA बनाया है दोस्तों, की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया जो डिसाइड किए हैं उनके, वो जो आपने KRA उसको रिटर्न में दे दिया कि ये तेरा काम है इस डिपार्टमेंट का, ये पूरा रिटर्न में डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया उसको, आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी फिट कर दी, और उसको लगता है कि ये मेरी ओनरशिप हो गई। आपने कहा कि ये बंदों के मार्केटिंग के जितने उसके रिपोर्ट्स हैं आपने देखनी है, अब उसके हाथ में उसकी ओनरशिप आ गई, वो अपने आप को उस चीज का ओनर कहता है दोस्तों। जब दूसरा एम्प्लॉय उसके आगे आके बैठेगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी कंपनी ऐसे कहती है, वो कहेगा मैं ऐसा कहता हूं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी ओनरशिप है, वो अथॉरिटी में आ गया है। जब अथॉरिटी दे देते हो ना दोस्तों किसी एम्प्लॉय को, वो अपने आप को मालिक समझता है और बिल्कुल जी जान लगा देगा, कटप्पा की तरह गुलाम बन जाएगा, जो कुछ मर्जी करवा लो और नवरत्न बने। मैं कटप्पा वर्ड यूज करूं, कटप्पा को अदरवाइज मत लेना कि कटप्पा ने उसको मार दिया था बाहुबली को, नहीं नहीं, उस वे में नहीं लेना है। वो उसकी एक कंडीशन थी तब मारा था उसने, बट कटप्पा गुलाम था शुरू से एंड तक, मारा भी उसने गुलामी के चक्कर में ही था, उसकी कंडीशन जुड़ी हुई है। कटप्पा हमेशा गुलाम रहता है, कटप्पा आपके ऑर्डर का हुक्म मानता है, कटप्पा एक जिन की तरह काम करता है, जिन ये करना है करेगा। आप अपने नवरत्न बना लो, कटप्पा बना लो, अकाउंटेबिलिटी दो, ओनरशिप दो। अब इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी में सेल्फ ड्रिवन अप्रोच, यदि आप अकाउंटेबिलिटी दे देते हो दोस्तों, तो वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है, उसे पता है ये काम मेरा है, वो खुद करेगा। माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत खत्म हो गई। आप छोटे छोटे काम जो उसे बोलते थे ये कर ले वो कर ले, मैं करूंगा वो करूंगा, आपने टोटल उसे रिटर्न में KRA दिया हुआ है। अब KRA में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ दोस्तों, KRA होता है की रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, एक डॉक्यूमेंट होता है, जब अप्लाई आता है उसे हम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इतने इतने काम ये तूने करने हैं, तो वो उसी से काम करता है, हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीज़ें सीखनी हो दोस्तों, हमारे जो पेड प्रोग्राम हैं उनमें हम ट्रेनिंग की, बहुत लंबा कोर्स होता है दोस्तों, ये 1-2 क्लास में नहीं पूरा हो सकता। आप हमारी इसी पे सारी वीडियो देख लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें।
दोस्तों माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत खत्म हो जाती है छोटे छोटे कामों की, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर डेवलप होता है दोस्तों। यदि आप किसी को एक बंदे को अकाउंटेबिलिटी देते हो और दूसरे को देते हो, एक डिपार्टमेंट में सबकी सबकी अपनी जिम्मेदारियां, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां होता है, जिम्मेदारियां दे दी तो वो उसको अपनी काम समझ के निभाते हैं, कल्चर डेवलप हो जाता है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमें तो बॉस को खाली ये रिपोर्ट देनी है काम फाइनल होने की। तो उसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रेटेजिक बेटर डिसीजन मेकिंग बनती है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक गोल्स पर फोकस करना पॉसिबल हो जाए। जब दोस्तों आप एक एम्प्लॉइज को उसकी अकाउंटेबिलिटी दे दी, स्किल्ड एम्प्लॉय को अकाउंटेबल जो बंदा है उसे आपने दे दी, तो आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है ना उस पे वो फोकस कर पाता है, और आप वो कर पाता है और आप कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक काम की अकाउंटेबिलिटी उसे दे दी जो उसका काम था। अब आपके पास जो स्ट्रेटेजिक गोल हैं जो आपके विजन से रिलेट करते हैं, आप सिर्फ उन पे दिमाग लगाओ। आप छोटे मोटे माइक्रो मैनेजमेंट वाले कामों में, मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा बताता हूं, यदि बिजनेसमैन अपने ऑफिस में जाकर, अपनी कंपनी में जाकर, अपनी दुकान पर जाकर वो छोटे मोटे कामों में लगा रहता है तो वो बिजनेसमैन है ही नहीं दोस्तों, वो बिजनेस की नौकरी कर रहा है। माइक्रो मैनेजमेंट का काम बिजनेस ओनर का नहीं होता, वो एम्प्लाई का होता है। बॉस का काम होता है स्ट्रेटेजिक गोल पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना। मुझे इस महीने 5 करोड़ टर्नओवर करनी है तो करनी है, मुझे बैंक से 5 करोड़ की लिमिट पास करवानी है, ये होते हैं स्ट्रेटेजिक गोल्स। आप बड़े लेवल पे सोचो, ये छोटे पंखा ठीक कराना है तो लेट आया है, वॉशरूम का नल खराब हो गया, ये काम ऑनर के नहीं होते दोस्तों। ये मत करो, टाइम खराब होता है इसमें। ऑनरशिप की भावना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर दी। यदि आप अकाउंटेबिलिटी दे देते हो तो ऑनरशिप की भावना आती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो कहता है मेरा काम है ये, सप्लायर से लड़ जाएगा, कस्टमर से लड़ जाएगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा भाई, मैं बोल रहा हूं नहीं। वो यही चीज होती है, ये ना सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है बल्कि लीडरशिप की स्ट्रेटेजिक गोल्स पर फोकस करने का मौका देता है दोस्तों। ऐसी टीम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है और ग्रोथ करनी है तो दोस्तों ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। अब आता है टैलेंटेड लोगों को रखने का नंबर 4 फायदा, हेल्दी कंपटीशन और ग्रोथ। यदि आप दोस्तों टैलेंटेड लोग लाते हो, एक्सपीरियंस लोग लाते हो, नॉलेजेबल लोग लाते हो, तो जब सारे ही वहां पे ऐसे हैं और आपसे ज्यादा हैं तो वहां पे एक ना हेल्दी कंपटीशन ग्रोथ होता है। हेल्दी कंपटीशन एक कल्चर डेवलप हो जाता है जिससे कि सब में ना सेल्फ इंप्रूवमेंट की भावना आ जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद एक दूसरे से कंपटीशन है, और मेन चीज है उसे अपने आप से ही कंपटीशन शुरू हो जाता है दोस्तों, कि मैं पहले से बेहतर बनूं, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं अपने बॉस को कि मैं क्या हूं। उसके बाद हेल्दी कंपटीशन से इनोवेशन बढ़ता है, वो फिर दिमाग लगाना शुरू करता है, मैं क्या चीज करके दिखाऊं, मेरी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, मेरी रैंकिंग ऊपर कैसे आएगी, मेरे नंबर कैसे बनेंगे। पॉइंट सिस्टम जब आता है तो केपीआई जब बनते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्सिंग जो होती है उनके परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये भी हम सिखाते हैं, आप देख सकते हैं केपीए क्या होता है। तो उसमें वो बड़ा आगे रहने की कोशिश करता है, टीम स्पिरिट मजबूत होती है। मेन चीज है टीम स्पिरिट बहुत मजबूत होती है दोस्तों, उनको लगता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा काम कर रहे हैं, सबकी अपनी 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 जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड सेट डेवलप होता है, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों बिजनेस में। ऑनर का तो होना ही चाहिए, ऑनर बनेगा तो ग्रोथ माइंडेड होना ही चाहिए। नैरो माइंडेड यदि ऑनर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ग्रोथ माइंडेड ऑनर का होना तो ऑटोमेटिकली कंपलसरी होता है। बट जब एम्प्लॉइज को आप ये सारी चीजें देते हो ना तो एम्प्लॉय का अपना माइंड ग्रोथ माइंडसेट में जाता है, वो छोटी मोटी चीजों को नकार देता है, लिमिटिंग फैक्टर कुछ नहीं, ऑफिस में छोटी मोटी निगेटिव हो रही है वो इग्नोर करेगा, वो ऐसा माहौल बनाएगा जो पॉजिटिव 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 और ग्रोथ आगे की सोचने की करेगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ओनरशिप एनकरेज होती है, उससे अकाउंटेबिलिटी एनकरेज होती है, मैं बहुत बता चुका, एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें वो वाले एम्प्लाई सेल्फ इंप्रूवमेंट, इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं एक किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए।
ग्रोथ के लिए। और दोस्तों पांचवा है विजन और स्ट्रेटजी को स्केल करना आसान हो जाता है। अब इसको कैसे बताएं दोस्तों, क्या है किसी भी कंपनी का विजन और किसी भी कंपनी का गोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके कंपनी के गेट के एंटर होने से लेके कंपनी के लास्ट तक, कंपनी के ईस्ट तक, कंपनी के वेस्ट तक, पूरे सर्कल में एक ये चीज सबके दिमाग में होनी चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का मिशन क्या है। ये चीज यदि है तो दोस्तों आपकी कंपनी बहुत ग्रो कराएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखें वहां पे विजन और गोल एक हफ्ते के लिए पढ़ने को दिया। आप किसी टाटा कंपनी ज्वाइन करो, कुछ भी करो, एक हफ्ता तो उनकी यही ट्रेनिंग होती है कि भाई बैठ के पढ़, हमारा ये विजन है, ये मिशन है, ये हमने किया हुआ है। अच्छी तरह से घोट के पिला देते हैं उसे कि हमारा विजन क्या है। फिर जो एम्प्लाई आता है ना, उसी स्ट्रेटजी से अपने सारी चीजों को काम करना शुरू करता है। तो ऑनर का विजन कंपलसरी है, वो तो होता ही है। हर एम्प्लाई के पास होना चाहिए कंपनी का विजन क्या, अगले 10 साल में कंपनी ने कहां जाना है, 1 साल में कंपनी का मिशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस के लिए विजन और स्ट्रेटजी को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। यदि आपका हर एम्प्लाई, आपकी टीम का हर टैलेंटेड और कैपेबल बंदा जो है उसको आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने को दे देते हो, तो दोस्तों वो आपकी विजन को समझकर अपनी विजन समझेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलवाएगा। दोस्तों बस उसको थोड़ी सी छूट दे दो और उसे बता दो ये विजन है, यहां हमने पहुंचना है और तुम इसे अचीव करके दिखाओ। ये दोस्तों क्रिटिसाइज मत करना मुझे, क्योंकि ये बताना जरूरी था। और मैं क्षमा मांग लेता हूं आपसे जिन जिन को बुरा भी लगे, बट एज ए बिजनेस कोच मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है। एज ए टीचर, एज ए गुरु मेरा बताना फर्ज है कि देखो होता क्या है, ऑनर ये चाहता है कि सामने वाले जो मैनेजर हैं या जो भी है मेरे से टैलेंटेड ना रहे। मैं उनका एक्सक्यूज, मैं उनसे मुंह जुबानी नहीं कर सकता। भाई अपना मुंह बंद करो, जो मैंने बोल दिया वही करो और अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने बार बार ऐसी चीजें जो है ना दोस्तों, वो जितने भी आपके नीचे काम कर रहे हैं 20 25 30, आप यदि चाहते हो कि आपसे इंटेलिजेंट ना हो, ठीक है, इसमें आप अपना कौन सा रोल अदा कर रहे हो दोस्तों। अंधों में काना राजा वाला, उनको तो आता नहीं है, जिनको आता नहीं है आप उस पे ओनरशिप लेके बैठे हो, सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, अपनी खुजली सहला रहे हो कि देखो मैं इनको समझाता हूं, मैं नहीं हूं तो बिजनेस ही नहीं चले, इनको कुछ नहीं आता, गधे हैं सारे, दिमाग ही नहीं है इनके पास। अंधों में काना राजा बनने वाले जो लोग ओनर होते हैं ना दोस्तों, वो मोस्टली अपने बिजनेस में नुकसान खा जाते हैं। रीजन क्या होता है, वो दूसरे को अथॉरिटी नहीं दे पाते और अपने आप में अपनी खुजली सहलाते रहते हैं। देखो मेरे अंडर में 25 बंदे हैं, मैं सारा बताता हूं, मैं कर। दोस्तों यदि आप ओनर हैं तो आपके एम्प्लाई आपसे टैलेंटेड होने चाहिए ताकि उनसे कुछ आप ले सको। आपने ओनर रखा है उनको कि उनसे मैं कुछ लूं, जो कर रहे हैं वो तो लेबर वाला काम हो गया जो हम चाहते हैं कि ऐसा करें। हमारे एम्प्लॉय टैलेंटेड होने चाहिए और वो हमें कुछ नई चीजें सिखाएं, तब तो आता है मजा, तब आता है एम्प्लॉय, तब आता है मैनेजर और बिग सीईओ सीएफओ। इस लेवल पे होने चाहिए लोग कि वो हमसे इंटेलिजेंट जरूर हो। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप या एनवायरनमेंट में हो जहां आप सबसे इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल या टैलेंटेड बंदे हो, तो आपकी ग्रोथ दोस्तों रुक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में आपको चैलेंज करने वाला कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता ये काम, ये प्रोडक्ट सर इसमें ये गलती है, आपको चैलेंज करने वाला, इंस्पायर करने वाला, आपकी सोच से परा आइडिया देने वाला कोई होगा ही नहीं दोस्तों यदि आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करोगे तो। लर्निंग और ग्रोथ के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करो जो आपसे ज्यादा स्किल्ड हो, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो।
जो आपको चैलेंज करे बैठ के, सर ये मैं सजेस्ट करता हूं, इसको ये ऐसे कर दो, आप उसके सजेशन को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो, उस पे काम करो। आपका फोकस एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने पे होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। दोस्तों बिल्कुल आपको खुला छोड़ो, आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये जितने मेरे बैठे हैं नवरत्न, ये कोई ऐसी चीज क्रिएट करके देंगे, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा स्ट्रेटेजिक पे, वो कुछ ऐसी चीज करके देंगे जिससे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ हो सके इसमें, बिजनेस में। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस के लिए जरूरी है आप ऐसे टैलेंटेड और कैपेबल लोगों को रिक्रूट करो जो आपको चैलेंज करें, आपको इंस्पायर करें। आंखों से काना राजा बनने की बजाय एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनो जो आपको कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए इंस्पायर करे। दोस्त, आंखों अंधों में काना राजा तो कोई भी बन जाता है दोस्त। एक ऐसे ग्रुप का आप हिस्सा बनो, आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ होनी चाहिए दोस्तों, वो आपको नई नई चीजें बताएं। ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट टीम लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को नई ऊंचाइयों पे लेके जाती है दोस्तों। ये लोग ना सिर्फ बेहतर एग्जीक्यूशन करते हैं, एक मिनट, ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट टीम लीडरशिप, आपके यहाँ पे लीडरशिप को, आपके नीचे टीम जितनी उस पे लीडरशिप को और ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगी दोस्तों। आपकी रेवेन्यू में, आपके प्रॉफिट में, आपकी गुडविल में, आपकी टोटल वैल्यू में, आपकी टोटल ओवरऑल ग्रोथ में। ये लोग ना सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हैं बल्कि लीडरशिप को भी इंस्पायर करते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करने में मदद करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, आपकी टीम में आपसे लेके नीचे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है आपने, वो सारे ग्रोथ माइंडसेट के बंदे हो जाने चाहिए। कोई भी बंदा वहां स्कैरसिटी वाला और फिक्स माइंडसेट का नहीं होना चाहिए। ऐसा आप वहां पे कल्चर डेवलप करो। जितनी बड़ी कंपनियां हैं आपने देखा होगा, वो हर हफ्ते हर महीने बाहर से बहुत महंगे महंगे मोटिवेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर को बुलाते हैं और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट करने पे जोर देते हैं। अपनी टीम को बिठा के उनके दिमाग में ऐसा भर देते हैं कि आपने इस कंपनी के लिए करना है, इस कंपनी को रिजल्ट देने हैं, इस कंपनी के जो मिशन है, जो विजन है, वहां तक आपने पहुंचाना है। तो आपने ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट क्रिएट करने हैं। याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल टीम ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। एक बड़े बिजनेस के दोस्तों कई एलिमेंट होते हैं। सेल है, मार्केटिंग है, प्रोसेस है, प्रोसेस में कई डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के। उसके बाद आता है दोस्तों अकाउंट और फाइनेंस। उसके सबसे जो मेजर आता है वो टीम मैनेजमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग और कैपेबल टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए और लंबी चलने वाली मिल जाए, उससे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं होती दोस्तों। आपने टाटा कंपनी को देखा होगा दोस्तों, टाटा कंपनी को जो ज्वाइन कर लेता है ना, वो टाटा कंपनी को अपना घर ही समझ लेता है, वो छोड़ने का कभी नाम नहीं। क्यों? वहां पे उनको ये सारी चीजें ओपन दी जाती हैं। वहां पे सब अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग, सारी चीजें उनको दी जाती है कि आप करो, आपको हम पूरी अथॉरिटी देते हैं, ये आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, ये आपने परफॉर्म करना है, आपका ऐसे परफॉर्म मेजर होगा। वो सारी चीजें उनको बताई जाती है और टीम ही एक होती है दोस्तों, बिजनेस को ना कहां से कहां ले जाती है। मेन फैक्टर आता है ग्रोथ ओरिएंटेड टीम बन जानी चाहिए दोस्तों। ग्रोथ ओरिएंटेड टीम के लिए आप कहीं से भी सेमिनार ले सकते हैं। अपनी टीम को किसी भी ट्रेनर को पकड़कर, जो भी बिजनेस कोचेज हैं या ट्रेनर हैं, आप उनको हायर करो।
थोड़े पैसे लगते हैं बट दोस्तों रिजल्ट बहुत कई 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर टीम को जाता है और वो रिजल्ट करके देती है। लोग क्या है, बिजनेसमैन जो होते हैं छोटे लेवल एमएसएमई वाले, वो पैसे बचाने में लगे रहे, यार इस चीज का क्या फायदा होगा, अरे ये अरे कौन हमें बिजनेस सिखा सकता है, अरे कौन बिजनेस सिखाएगा, काम कर रहे हैं रिजल्ट आ ही रहा है। गलत। यदि आप जो एग्जिस्टिंग जगह पे बैठे हैं और आपके कंपनी में महीने में 2 महीने में 3 महीने में कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर आके टीम को मोटिवेट नहीं कर रहा, टीम को इंस्पायर नहीं कर रहा, टीम को अपने विजन गोल से रिलेट नहीं कर रहा, वो भटक जाएंगे दोस्तों, वो विजन के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो अपना टाइम काट रहे हैं। जब उनकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, वो Naukri.com सब जगह उन्होंने प्लेसमेंट डाली हुई है, वो यूं करके बाहर निकल जाएंगे। आपको टीम को संभालना कैसे है वो आपको पूरा सीखना चाहिए। टीम को पकड़ के रखना है, टीम को फैसिलिटी क्या देनी है। मैं मैक्सिमम बिजनेसमैन को देखता हूं, उनके घर तो दोस्तों 50-50 करोड़ के, 100-100 करोड़ के होते हैं, बट वो बिजनेस में इतनी बुरी हालत बना के रखते हैं अपने ऑफिस की। उनका वॉशरूम देख लो, और एम्प्लॉइज का वॉशरूम की तो ऐसी हालत होती है, बहुत बुरी हालत। और उसमें भी डिफरेंशिएट है, ऊपर लिख के लगाया होता है ये डायरेक्टर का, ये स्टाफ का, ये छोटे स्टाफ का। इससे क्या होता है दोस्तों, उनमें ना मनों में वो चीजें जाती हैं। एक बढ़िया सी जगह पे पूरा बनवा दो यार, 10-15 वॉशरूम, अच्छा सफाई करवाओ उनकी, बढ़िया सी टनाटन रखो। एम्प्लाई को जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एम्प्लाई को जब तक सेफ्टी नहीं मिलेगी, यदि गर्ल्स स्टाफ है तो उसे सेफ्टी सबसे पहले चाहिए। इवन जेंट्स स्टाफ है तो उसे ये बेसिक फैसिलिटी चाहिए, वॉशरूम वगैरह, पानी वगैरह जाने की, ये अच्छी क्वालिटी की दो दोस्तों, यहीं से ही हमने कमाना है। थोड़ा सा 5-10% एम्प्लाई को अपनी मेन सेक्टर जान के इस पे खर्च करो। खर्च करना इन पे बहुत जरूरी होता है। टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कला है। यदि आपके पास पुराने एम्प्लाई टिक जाते हैं दोस्तों, पुराने एम्प्लाई ही कमा के देते हैं। नए वाला यदि आपने कोई रख लिया, आपको रिक्रूटमेंट करनी नहीं आई, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन जो दी थी वो गलत दे दी, जेडी गलत बनाया हुआ था, और आपने रिक्रूट कर लिया किसी चाचा के मामे के बेटे को, किसी ताए के बेटे को, दोस्त के बेटे को, और फिर 3 महीने 6 महीने बाद निकाल दिया दोस्तों, 6 महीने की आप निकाल के देखना, टोटल आपको कॉस्ट पड़ेगी वो। यानी कि 6 महीने की जो सैलरी आपने 1 लाख 1.5 लाख दी है, वो जीरो बटा सन्नाटा प्रॉफिट है आपका। तो आप रिक्रूटमेंट करते हुए एक एम्प्लाई को रिक्रूट करने के लिए 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 इंटरव्यू लो, तब जाके एक सिलेक्ट करो दोस्तों। रिक्रूटमेंट करने की बहुत बड़ी कला होती है, रिक्रूटमेंट सीख लो, रिक्रूटमेंट कर लो। अब आप कहोगे वो बंदे आएंगे कहाँ से, इंटरव्यू कहाँ से लें? भाई एक कॉर्पोरेट वाला रिक्रूट, एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालते हैं ना कॉर्पोरेट वाले, एक पोस्ट के लिए यदि कोई वैकेंसी निकली है, 10,000 रेज्यूम आ जाते हैं उनके डेटा में। वो कहाँ से आते हैं? ऐसी गुडविल क्रिएट करो। गुडविल तभी क्रिएट होगी जब आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपके कंपनी के कल्चर से सेटिस्फाइड होंगे। आपकी कंपनी में कल्चर ऐसा होना चाहिए, कंपनी में एक्सपीरियंस लोगों को ऐसा आना चाहिए, कोई किसी चीज की कमी मत दो। छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, 2-4 4 हजार खर्च करोगे वो उल्टा कमा के देंगे आपके दोस्तों। टीम को अच्छी तरह से रखो, खुश रखो, वो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार की तरह हैं, वो आपको कमा के दे रहे हैं, जिससे हमारे बंगले बन रहे हैं। यदि हमारे बंगले बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम सामाजिक कार्यों में इतना लगाते हैं, अपनी टीम पे लगा दो यार। टीम बढ़िया रखो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और ग्रोथ माइंडेड में रहो, ग्रोथ माइंडेड, बड़ा सोचो, बड़ा करो, एक्शन लेते रहो, एक्शन लेते रहो। ये मैंने जो वीडियो आज बताई है, इसको खाली लर्निंग में मत लगा देना दोस्तों। एक्शन लो, इम्प्लीमेंटेशन लो, एक्शन लो, इम्प्लीमेंटेशन लो, हमेशा आगे 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 आगे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। अपनी कंपनी को जिस भी स्केल पे हो, आईपीओ लेवल पे ले जाने की सोच रखो कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर आईपीओ लेना है, मैंने आईपीओ करके दिखाना है, अपने को लिस्टेड करवाना है कंपनी को। कैसे होगा? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कुछ समझने की जरूरत हो, कुछ कंसल्टेंसी की जरूरत हो, कुछ लर्निंग की जरूरत हो, आप मुझे कहीं भी मेरे सोशल मीडिया से फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना हो, या कहीं भी आप मेरे सोशल मीडिया पे आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, या मेरे नंबर इस लास्ट वाली स्लाइड पे होते हैं, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। बट ये है कि आप बढ़ते रहो, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैंने एक मिशन लिया हुआ है।
12,000 बिजनेस ओनर को मैंने इस साल 2025 तक ट्रेंड करना है और बड़े अच्छे रिजल्ट में चल रहा हूँ। बहुत इस समय मैं बिजी हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ ये 12,000 ओनर्स के बिजनेस को एटलीस्ट डबल करूँ, 2x करूँ, 2x, 5x, 100x। 100x का मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैंने किया हुआ जबकि रिजल्ट इस साल में मैंने 2x, 5x, 10x का रिजल्ट देना है, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं पर्सनल फाइनेंस इंडिविजुअल लोगों को उनके पर्सनल फाइनेंस में, क्योंकि मैं वेल्थ कोच और मनी मैनेजमेंट का कोच हूँ ही, कोई भी किसी तरह की आपको मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड चीज़ सीखनी हो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पे दोस्तों, सुखी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। जिंदगी बड़ी लिमिटेड है दोस्तों। घर पे हो तो पूरी तरह से फैमिली के हो जाओ, ऑफिस में हो तो फैमिली बीच में भी नहीं आनी चाहिए, आप पूरी तरह से बिजनेस के हो जाओ। बिजनेस के गल्ले पे कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं, उस समय आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करो बिजनेस में। बिजनेस में एक मिनट भी बिजनेस में यदि बैठे हैं तो खराब नहीं होना चाहिए। घर पे यदि चले जाओ तो बिल्कुल कनेक्ट, बिल्कुल फैमिली के हो जाओ, फैमिली खुश रहेगी, सब कुछ खुश रहेगा। तो खुश रहो का मतलब है, सुखी रहो का मतलब है आपकी फैमिली खुश रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी, और आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहे, चढ़ती कलाएं रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आप लास्ट पे मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। मैं अभी और भी वीडियो टीम बिल्डिंग पे देने वाला हूँ, आप सारी वीडियो देखना। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट नहीं कर रहे दोस्तों, कमेंट किया करो, चाहे पॉजिटिव करो, निगेटिव करो, जो मन में आए करो, कमेंट करो दोस्तों। और वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। बस यही हमारा मोटिवेशन होता है। आप आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। डेली वीडियो बना रहा हूँ, बनाते रहेंगे। हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो और बिजनेस में व्यस्त रहो, बिजनेस में ग्रोथ करते रहो, पोटेंशियल ग्रोथ, टीम का ध्यान रखो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।